हेलो एवरीवन, मेरा नाम है लव गुप्ता और आज इस वीडियो में हम देख रहे हैं सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन इंजीनियरिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए आज के टॉपिक शुरू करते हैं। आज हम लोग पढ़ रहे हैं डिज़ाइन ऑफ परमानेंट गली कंट्रोल स्ट्रक्चर। मतलब पिछले क्लासेस में जो स्ट्रक्चर देखे थे उनमें से कुछ जो मेन है और जो मैक्सिमम यूज़ होते हैं उनका डिज़ाइन कैसे करते हैं वो चीज़ देखेंगे। मतलब डिज़ाइन के लिए क्या क्या पैरामीटर्स हो सकते हैं या क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, वो सब चीज़ें। तो परमानेंट गली कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या होता है तो हम जानते ही हैं, पिछली क्लासेस में देख चुके हैं। यहाँ पे डायरेक्ट शुरू करते हैं कि कौन कौन से स्ट्रक्चर्स के बारे में यहाँ पे डिज़ाइन देखना है आपको। तो मेनली जो ड्रॉप स्ट्रक्चर्स हैं तीन, ड्रॉप स्पिलवे, फ्यूज स्पिलवे और ड्रॉप इनलेट स्पिलवे। तो ये तीन के बारे में हम डिज़ाइन देखेंगे। इसमें डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, उनके बारे में वो सब डिज़ाइन कैसे करते हैं वो सब चीज़ें, और किस बेसिस पे डिज़ाइन होता है, जैसे कि स्ट्रक्चरल डिज़ाइन, हाइड्रोलिक डिज़ाइन, तो ये सारी चीज़ें। Design of permanent structure. In general, the hydraulic structure are mainly become failed due to their insufficient capacity, lack of provision for dissipating the energy of falling water into the structure. तो यहाँ पे बता रहे कि मेन रीज़न जो होता है कि स्ट्रक्चर के फेलियर होने का, वो पहला होता है कि स्ट्रक्चर की इनसफिशिएंट कैपेसिटी टू कैरी द डिज़ाइन डिस्चार्ज। मतलब जिस डिस्चार्ज के लिए वो डिज़ाइन होता है उससे ज़्यादा वहाँ पे डिस्चार्ज आ जाता है, या फिर वो जो चैनल के लिए जो डिज़ाइन, जो स्ट्रक्चर डिज़ाइन होता है वो इनसफिशिएंट होता है उस चैनल के अकॉर्डिंग। तो ये एक मेन रीज़न होता है किसी स्ट्रक्चर के फेलियर होने का। और दूसरा ये हो सकता है कि जो स्ट्रक्चर है वो फॉलिंग फ्लोइंग वाटर के जो है उसके एनर्जी को सफिशिएंटली डिसिपेट ना करे। मतलब जो इस ड्रॉप के कारण जो वाटरफॉल होता है और उसकी जो एनर्जी क्रिएट होती है वाटर में, वाटरफॉल की वजह से, एक ड्रॉप की वजह से, तो उस एनर्जी को जो है वो डेसिपेट स्ट्रक्चर पूरी तरीके से नहीं करता है। तो उस केस में भी जो है फेलियर हो सकता है स्ट्रक्चर में। बिकॉज ऑफ दिस रीजन द डिजाइन ऑफ दिस स्ट्रक्चर इज डन बाय कंसीडरिंग नॉट ओनली द सफिशिएंट डिस्चार्ज हैंडलिंग कैपेसिटी बट आल्सो फॉर dissipating the kinetic energy of falling discharge within the structure in such a manner and to such limit at which structure and downstream channel remain safe for the erosion. तो इन्हीं जो मेन रीज़न जो है उन्हीं को ध्यान में रखते हुए मेन ये जो है, और काफ़ी सारी चीज़ें जो डिज़ाइन के लिए ध्यान में रखी जाती हैं, लेकिन मेन जो है वो यही दो चीज़ें होती हैं कि जिस चैनल की डिज़ाइन करना है उसकी डिज़ाइन डिस्चार्ज, मतलब एक रिटर्न पीरियड में उसको मैक्सिमम डिस्चार्ज हो सकता है। फ्लडिंग के कंडीशन में भी मैक्सिमम जो पीक रन ऑफ होता है उस चैनल में, उसके अकॉर्डिंग डिज़ाइन की जाती है कैपेसिटी को, उसके जो डिस्चार्ज है उसको। और सेकेंडली जो है कि स्ट्रक्चर जो है वो उस फ्लोइंग वाटर की एनर्जी को हैंडल कर सके, मतलब फ्लोइंग वाटर की एनर्जी को सफिशिएंटली डिसिपेट कर सके, तो वो स्ट्रक्चर हमारा सेफ हो जाता है। द गली कंट्रोल स्ट्रक्चर परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शन। तो गली कंट्रोल स्ट्रक्चर के बारे में, फंक्शन के बारे में बात की जा रही है, जो कि हम पहले ही बात कर चुके हैं। फर्स्ट है सॉल्यूशन कंट्रोल, मेन जो होता है। सेकंड है सेडिमेंट कंट्रोल, और थर्ड इसका सेकेंडरी पर्पस है बोला जाए वाटर हार्वेस्टिंग। मतलब अप स्ट्रीम साइड पे ये वाटर पॉन्डिंग क्रिएट करता है, जिसकी वजह से वाटर जो है वो सॉइल में इन्फिल्ट्रेट और पर्कुलेट होकर वहाँ पे रिचार्ज भी करती है उस एरिया में। देन फोर्थ है फ्लड कंट्रोल एंड फिफ्थ है ड्रेनेज ऑफ लैंड। तो ये पांच चीज़ें होती हैं जो इसके नेसेसरी फंक्शंस होते हैं किसी भी ड्रॉप स्ट्रक्चर की, किसी भी गली कंट्रोल स्ट्रक्चर्स की। देन नेक्स्ट है डिज़ाइन स्टेप्स। तो डिज़ाइन स्टेप्स में फर्स्ट आता है जिसका हम डिज़ाइन करते हैं, हाइड्रोलॉजिक डिज़ाइन होता है। 3 स्टेप्स में कंप्लीट होते हैं किसी भी स्ट्रक्चर के। फर्स्ट स्टेप में हाइड्रोलिक डिज़ाइन करते हैं, सॉरी हाइड्रोलॉजिक डिज़ाइन करते हैं। सेकंड स्टेप में हाइड्रोलिक डिज़ाइन करते हैं, और थर्ड स्टेप में स्ट्रक्चरल डिज़ाइन करते हैं। तो अब हाइड्रोलॉजिक और स्ट्रक्चरल डिज़ाइन में क्या क्या चीज़ें आती हैं उसको देख लेते हैं। तो फर्स्ट है हाइड्रोलॉजिक डिज़ाइन। द हाइड्रोलॉजिक डिज़ाइन is concerned, it involves the estimation of design runoff rate which the structure have to handle safely. तो हाइड्रोलॉजिक डिज़ाइन में सबसे पहले डिज़ाइन रन ऑफ या डिज़ाइन डिस्चार्ज, जिसके लिए हमको चैनल के अकॉर्डिंग जो स्ट्रक्चर जो वो डिज़ाइन करना है वो आते फर्स्ट। कि जो स्ट्रक्चर हम डिज़ाइन कर रहे हैं वो
जो भी डिजाइन डिस्चार्ज है, मैक्सिमम कैपेसिटी है, उस चैनल में पीक फ्लो हो सकती है, उसको सही तरीके से हैंडल कर सकें। द एस्टिमेशन ऑफ रन ऑफ रेट डिपेंड्स ऑन सेवरल फैक्टर एसोसिएट टू वाटरशेड क्लाइमेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स। तो फर्स्ट है रन ऑफ जो है उस एरिया में कितना क्रिएट हो सकता है, पीक रन ऑफ रेट, उसको कैलकुलेट करते हैं। तो रन ऑफ रेट जो है वो डिपेंड करता है वाटरशेड कैरेक्टरिस्टिक्स पे और क्लाइमेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स पे। The rainfall characteristics are mainly the rainfall amount, intensity, and its distribution pattern. Similarly, the watershed characteristics such as shape, size, land use pattern affect the runoff rate. रेनफॉल कैरेक्टरिस्टिक में आता है रेनफॉल इंटेंसिटी, अमाउंट, फ्रीक्वेंसी, ड्यूरेशन, ये सारी चीज़ें। देन वाटरशेड कैरेक्टरिस्टिक्स में आते हैं शेप, साइज, लैंड यूज पैटर्न, लैंड यूज, लैंड कवर, ये सारी चीज़ें। इसके अलावा और भी कई सारी चीज़ें हैं लाइक ड्रेनेज डेंसिटी, ड्रेनेज एरिया, वाटरशेड एरिया। तो कई सारी चीज़ें हैं जो जिसके ऊपर रन ऑफ रेट डिपेंड करती है, सॉइल कैरेक्टरिस्टिक्स पे भी डिपेंड करती है उस एरिया की। The hydrologic design of permanent gully control structure is done by computing the runoff rate for 25 to 30 years return period, which indicates that the heaviest rain has occurred once in 25 to 30 year period. तो रिटर्न पीरियड का मतलब ये होता है कि कोई हम फिक्स अमाउंट ऑफ मतलब एक फिक्स ईयर्स तक देखते हैं कि कौन सा जो है मैक्सिमम रन ऑफ रेट कौन से ईयर में आया है और कितनी बार आया है। मतलब किसी स्ट्रक्चर के लिए रिटर्न पीरियड डिसाइड करता है। तो ये अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर ये तो फिक्स होता है, लाइक स्मॉल स्ट्रक्चर्स के लिए, गैबियन स्ट्रक्चर्स हैं तो उसके लिए 5 to 10 ईयर्स जो है वो सफिशिएंट होता है। लेकिन परमानेंट ड्रॉप स्ट्रक्चर्स क्रिएट करने हैं तो मिनिमम 25 ईयर्स की जो है नेसेसरी होती है, 30 ईयर्स तक भी ले सकते हैं, उससे ज़्यादा भी कंसिडर किया जाता है। 25 to 30 ईयर जो है नेसेसरी होता है रिटर्न पीरियड। अब इसमें क्या देखते हैं हम लोग कि कौन से साल में जो है मैक्सिमम पीक रन ऑफ आया है और वो कितनी बार आया है, मतलब मैक्सिमम जो है उस लिमिट में, ये चीज होती है रिटर्न पीरियड। In order to perform the design of flood storage structure, drop, inlet, spillway, the information about total runoff volume, inflow, outflow, hydrograph, and reservoir stage storage characteristics are also required. These are also determined using hydrologic design. तो हाइड्रोलॉजिक डिजाइन में जो है पीक रन ऑफ रेट कैलकुलेट करना रहता है, इनफ्लो आउटफ्लो हाइड्रोग्राफ कैलकुलेट करना रहता है। मतलब जो हाइड्रोलॉजिक कैरेक्टरिस्टिक हो सकती हैं किसी वाटरशेड की कैरेक्टरिस्टिक होती है, वो सारी चीज़ें जो हैं वो नेसेसरी होती है। देन नेक्स्ट है हाइड्रोलिक डिजाइन। Hydraulic design consists of determining the dimension of different components of the structure on the basis of expected maximum runoff rate that has been determined under hydrologic design. तो हाइड्रोलिक डिजाइन में क्या होता है, जो हाइड्रोलॉजिक डिजाइन में जो पीक रन ऑफ रेट हम कैलकुलेट किए रहते हैं उस एरिया के लिए या डिजाइन जो किए रहते हैं उसके अकॉर्डिंग जो है एक स्ट्रक्चर के डिफरेंट कंपोनेंट्स के साइज जो है निकाला जाता है हाइड्रोलिक डिजाइन में। मतलब डिफरेंट कंपोनेंट्स के जो डायमेंशन होते हैं उसको कैलकुलेट किया जाता है हाइड्रोलिक डिजाइन में ऑन द बेसिस ऑफ डिजाइन डिस्चार्ज। द डायमेंशन ऑफ स्ट्रक्चर शुड बी सच दैट द फॉलोइंग runoff through this should not overtop and can dissipate the kinetic energy of falling water towards the downstream face of the structure to a great extent. This effect helps in controlling the erosion below the structure. तो हाइड्रोलिक डिजाइन जो नेसेसरी होता है कि फ्लडिंग की कंडीशन आ जा रही है तो उससे बचने के लिए, मतलब ओवर टॉपिंग की कंडीशन ना हो। अगर डिजाइन डिस्चार्ज से भी अगर थोड़ा बहुत डिस्चार्ज जो बढ़ जाता है फ्लडिंग की वजह से या किसी सडन रेनफॉल की वजह से, तो उसको जो स्ट्रक्चर वो सब अच्छी तरीके से हैंडल कर पाए। और मेनली जो होता है एनर्जी डेसिपेशन जो है किसी स्ट्रक्चर के लिए बहुत नेसेसरी होता है, तो उसके अकॉर्डिंग हाइड्रोलॉजिक डिज़ाइन किया जाता है, हाइड्रोलिक डिज़ाइन किया जाता है। कंपोनेंट्स जो साइज होते हैं, डायमेंशन होते हैं, वो निकाली जाती है ताकि जो फ्लोइंग वाटर की काइनेटिक एनर्जी हो या फॉलिंग वाटर की जो काइनेटिक एनर्जी उसको सफिशिएंटली जो स्ट्रक्चर हो डेसिपेट कर सके, मैक्सिमम एक ग्रेटर एक्सटेंट तक के डेसिपेट कर सके। देन नेक्स्ट है स्ट्रक्चरल डिज़ाइन। Structural design involves the determination of strength and stability of different parts of the structure. तो स्ट्रक्चरल डिज़ाइन में क्या होता है कि उस स्ट्रक्चर के डिफरेंट पार्ट्स की स्ट्रेंथ एंड
स्टेबिलिटी जो है वो चेक की जाती है, मतलब कैलकुलेट की जाती है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या रखनी है, ये सब सारी चीज़ें जो है डिसाइड की जाती है स्ट्रक्चरल डिज़ाइन के अंदर। द फोर्स विच एक्ट ऑन द स्ट्रक्चर आर मेनली द वाटर प्रेशर, फोर्स ड्यू टू ओवरफ्लो एंड इफेक्ट ऑफ वाटर फ्लो बिलो द स्ट्रक्चर, मतलब सीपेज और सब सरफेस फ्लो। तो फर्स्ट जो है फोर्स, जो तीन फोर्सेस एक स्ट्रक्चर में वर्क करती हैं। फर्स्ट है वाटर प्रेशर, सेकंड है फोर्स ड्यू टू ओवरफ्लो एंड थर्ड है इफेक्ट ऑफ वाटर फ्लो बिलो द स्ट्रक्चर, मतलब स्ट्रक्चर के नीचे में जो सीपेज के थ्रू या सब सरफेस या इन्फिल्ट्रेशन या पर्कुलेशन के थ्रू जो वाटर जो है सीप होके जाता है लेटरल या हॉरिजॉन्टल, और थर्ड होता है उसकी वजह से प्रेशर क्रिएट होता है, वो होता है। तो ये तीन जो है वो मेन फोर्सेस होती है जो किसी स्ट्रक्चर पे वर्क करती है, नेसेसरी होते हैं, जिसको कंसिडरेशन में लिया जाता है नेसेसरली। All these forces are analyzed under structural design. The structure must be stable against these forces. In addition, the dimension of the structure should also be such that the internal stress developed in the structure must be resisted by the construction material. It is achieved in that condition when internal stress become equal to the external stress. तो यहाँ पे एक चीज तो सभी को क्लियर होगा कि जितना भी जो मतलब कि कोई किसी ऑब्जेक्ट पे कोई फोर्स लग रहा है तो उसको न्यूट्रल कैसे किया जाता है। तो लाइक एक एग्जांपल लेते हैं। ये एक ऑब्जेक्ट है किसी सरफेस पे, इस पे एक फोर्स लग रहा है एफ, तो इसको हम न्यूट्रल कंडीशन पे ही रखने के लिए इसके अपोजिट में और फोर्स इसी के इक्वल फोर्स लगाना पड़ेगा हमको, एफ डैश, तभी वो न्यूट्रल कंडीशन में रहेगा, नहीं तो इस फोर्स की वजह से ये मूवमेंट में आ जाएगा या स्पीड में आ जाएगा। तो वैसे ही जो है यही रूल स्ट्रक्चर के कंडीशन में भी अप्लाई होता है कि कोई स्ट्रक्चर में तीन फोर्सेस वर्क कर रहे हैं तो उन तीनों स्ट्रक्चर को हमको न्यूट्रल करना है, तो उसके अपोजिट उतना ही फोर्स हमको लगाना पड़ेगा। The dimension of the structure should also be such that the internal stress developed in structure must be resisted by the construction material. तो जो फोर्स लग रहा है, जो भी फोर्स लगना है स्ट्रक्चर में, उसको स्ट्रक्चर के वेट के और उसके कंस्ट्रक्शन मटेरियल के थ्रू उसको जो है रेजिस्ट किया जाता है, मतलब उसमें एक इंटरनल स्ट्रेस डेवलप किया जाता है स्ट्रक्चर में, जो कि यहाँ पे भी सेम कंडीशन काम करता है कि इंटरनल स्ट्रेस इज इक्वल टू एक्सटर्नल स्ट्रेस। ओके, देन नेक्स्ट है डिजाइन कंपोनेंट ऑफ परमानेंट गली कंट्रोल स्ट्रक्चर्स। तो कंपोनेंट्स के बारे में तो पहले ही पढ़ चुके हैं कि कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं कि इस स्ट्रक्चर में कौन से टाइप का इनलेट, कंड्यूट या आउटलेट जो है यूज होता है। यहाँ पे सिंपल मतलब डिजाइन के रिस्पेक्ट में इनलेट, कंड्यूट और आउटलेट के बारे में बात की जा रही है। फर्स्ट है इनलेट, इट इज द पार्ट थ्रू विच वाटर enters the structure. It may be either in the form of box or weir constructed either in front in head wall respectively. The head wall has two sub walls, that is cut off wall and head wall extension. तो इनलेट क्या होता है, इसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, और कंड्यूट क्या होता है और आउटलेट क्या होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में पिछली क्लासेस में देख चुके हैं, तो इसको स्किप करते हैं। यहाँ पे एक चीज देख लेते हैं आउटलेट के बारे में। इट इज कंपोनेंट विच डिजाइन डिस्चार्ज द फ्लो इनटू द गली डाउन स्ट्रीम साइड विथ सेफ वेलोसिटी। तो आउटलेट को देख लेते हैं, मैं इसलिए बोला क्योंकि जो है आउटलेट में ही मेनली एनर्जी डेसिपेशन जो है वर्क करता है। अप स्ट्रीम पे भी कुछ एनर्जी डेसिपेशन के लिए ब्लॉक्स या फिर वेजिटेशन दिया जाता है, लेकिन जनरली जो हाई डेसिपेशन एनर्जी के जो मैक्सिमम एनर्जी डेसिपेशन जो होता है वो आउटलेट फ्लो पे होता है, मतलब फ्लोर ब्लॉक्स होते हैं या प्रॉन्स होते हैं। तो ये जो है वो एनर्जी डेसिपेटर है और किसी स्ट्रक्चर को जो है स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। तो आउटलेट का डिज़ाइन जो है बहुत सेफली और बहुत ध्यान देके किया जाता है, क्योंकि आउटलेट के कंडीशन पे ही पूरे का पूरे स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी और फंक्शनिंग जो है वो डिपेंड करती है।
The design and construction of outlet is performed in such a way that it can dissipate the maximum kinetic energy of falling discharge within the structure in such a manner and to limit that the outgoing discharge cannot erode the downstream channel and structure both. तो यही चीज़ है कि यही चीज़ बताई जा रही है यहाँ पे कि जो आउटलेट है उसको ऐसा डिज़ाइन किया जाता है कि वो फ्लोइंग वाटर या फॉलिंग वाटर की जो मैक्सिमम एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी उसको डिसिपेट करे, मैक्सिमम डिसिपेट करे और उसकी जो वेलोसिटी है एकदम लो करे वहाँ पे उस आउटलेट कंडीशन पे। तो फॉलिंग वाटर है तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा इरोशन होता है और स्ट्रक्चर को फेलियर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो उसके एनर्जी डिसिपेशन और स्टेबिलिटी जो स्ट्रक्चर की वो आउटलेट कंडीशन पे ही डिपेंड करती है। द परमानेंट गली कंट्रोल स्ट्रक्चर ऑल्सो रिक्वायर्ड ए फर्म फाउंडेशन। तो फाउंडेशन तो किसी भी स्ट्रक्चर के लिए नेसेसरी है। एज फार एज पॉसिबल द वेट फाउंडेशन शुड बी अवॉइडेड, बट इन केस इफ इट इज नॉट अवॉइडेबल then there must be made a provision of adequate drainage system for maintaining a good bond between the structure and the foundation. The organic matters and surface soil should be removed from the construction site. तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर फाउंडेशन के लिए हमको एक फर्म मतलब एक मजबूत जगह और सूखी जगह चाहिए होती है। अगर वेट कंडीशन जो है वो ड्राई कंडीशन जो अवेलेबल नहीं होता है, वेट है पूरी की पूरी सॉइल, तो उस कंडीशन में हम फाउंडेशन तो क्रिएट करते हैं लेकिन वहाँ पे ड्रेनेज के लिए सूटेबल एक स्ट्रक्चर या कुछ इंस्ट्रूमेंट्स लाइक टाइल ड्रेनेज सिस्टम, वहाँ पे एक छोटा सा ड्रेनेज सिस्टम वहाँ पे इंस्टॉल करते हैं फाउंडेशन के पास में, फाउंडेशन स्ट्रक्चर के फाउंडेशन के पास में, ताकि वहाँ की जो सॉइल है वो वहाँ का जो वाटर है सीपेज के थ्रू, उस चैनल के थ्रू जो सीपेज वाटर आ रहा है वो फाउंडेशन के पास से निकल के एक आउटलेट पे मिल जाए, जिससे कि उस स्ट्रक्चर में जो सॉइल है वो स्टेबल रहती है और वहाँ का जो एक्सेस वाटर है वो ड्रेनेज हो जाता है। इस वजह से स्ट्रक्चर की जो फाउंडेशन की वो एबिलिटी है, स्टेबिलिटी है वो बढ़ जाती है, पूरे स्ट्रक्चर की एबिलिटी जो है स्टेबिलिटी वो बढ़ जाती है। तो ये सारी चीज़ें जो ध्यान में रखनी पड़ती है। अब नेक्स्ट है हमारा टॉपिक डिजाइन ऑफ ड्रॉप स्पिलवे। इसको कंटिन्यू करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। इस वीडियो में बस इतना ही है, तो थैंक यू।